दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपके लिए लेके आते हैं कृषि बागवानी संबंधी जानकारियां और साथ ही साथ हम पशुपालन संबंधी जानकारियां भी आपको समय समय पर देते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि विदित है कि ग्रीष्मकालीन ऋतु चल रही है, गर्मियों का मौसम चल रहा है और ऐसे गर्मियों के मौसम में हमें हमारे पालतू पशु, खासकर यदि हम दुधारू पशुओं की बात करें तो उनकी देखभाल हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, इसी विषय पर आज के इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कार्यक्रम का विषय है ग्रीष्मकाल में दुधारू पशुओं की देखभाल। इस कार्यक्रम में हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए आपसे परिचय करवाते हैं डॉक्टर उमा पर्ते जी का। डॉक्टर उमा पर्ते जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब के बारे में हम आपको बता देते हैं कि आप अतिरिक्त उप संचालक हैं, संचालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग से। साथ ही हम आपको मिलवाते हैं हमारे आज के पशुपालक भाई से, जिनका नाम है कनीराम सिंगरौली जी। कनीराम सिंगरौली जी, आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, हम आप आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम मैम से बात करेंगे। मैम, जैसा कि ग्रीष्मकालीन ऋतु की हम बात कर रहे हैं और गर्मियों का मौसम है, तो इस मौसम में हमें हमारे पालतू पशुओं जैसे गाय हैं, भैंसें हैं, इनकी हमें देखभाल किस प्रकार से की जानी चाहिए? जी, जैसा कि हम सभी महसूस कर रहे हैं कि अब दिन पर दिन तापमान बढ़ते जा रहा है, तो जिस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं उसी तरह से हमें अपने पालतू पशुओं और घर में जितने भी तरह के पशु हैं सभी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस मौसम में उनमें पानी की कमी ना हो, उनको धूप से बचाएं, लू लपट से बचाएं और साथ ही साथ साफ सफाई का और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे पशुपालक भाइयों को जो पशु उत्पादन है वो अधिकतम प्राप्त होता है और उनकी आय लगातार बनी रहेगी। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु एक ऐसा मौसम है जब हमारे दुधारू पशुओं में दूध दिन पर दिन कम होते जाता है, तो पशुपालक बंधुओं को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पशु स्वस्थ रहें और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उनका उत्पादन क्षमता भी अधिक बनी रहेगी और हमारे जो पशुपालक बंधु हैं अपने पशुओं से अधिकतम लाभ ले सकें। जी दोस्तों, जैसा कि उमा मैम ने बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो निश्चित तौर से हम उनसे अधिक लाभ ले सकेंगे और पशु स्वस्थ भी रहेंगे। आइए बात करते हैं कनीराम जी से। कनीराम जी, सबसे पहले तो कनीराम जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास में इस समय कितने पशु हैं? मेरे पास सर 5 गाय है, 3 भैंस है। कनीराम जी, आप सीधे तौर से पशुपालन से जुड़े हुए हैं, साथ में आप कृषि भी करते हैं? कृषि भी करते हैं और पशुपालन भी करते हैं। ग्रीष्म ऋतु की बात चल रही है और गर्मियों का प्रकोप पशुओं के ऊपर ज़्यादा रहता है, तो ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। तो किस प्रकार से गर्मियों के मौसम में आप उनकी व्यवस्थाएं करते हैं, उनका रख रखाव उनका किस प्रकार से करते हैं? सर पहले तो साफ सफाई, पूरी गुहाड़े की सफाई करते हैं और उन्हें बाहर छाई में बांधते हैं और 2, 3, 4, 5 बार पानी भी पिलाते हैं। जी जी। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि बाड़े में आप उनको बांधते हैं, तो गर्मियों के मौसम में जैसे गर्म हवा का प्रवेश होता होगा बाड़े में या शेड में जहाँ पे भी आप उनको रखते हैं, तो फिर उनको वहाँ पे जो गर्म हवा आती है जैसे कि हम लू कह सकते हैं, तो उससे बचाने के लिए फिर आप क्या करते हैं? उससे बचाने के लिए सेट तो डला, अगल बगल फट्टी बांधते हैं सर। किस प्रकार की फट्टियाँ रहती हैं ये? टाट की फट्टी रहती है, उसमें पानी छिड़क देते हैं, उससे ठंडाई रहती है। जी मैम, जैसा कि सर ने बताया कि ये टाट की फट्टियाँ बांध देते हैं, वहाँ पे ठंडा हो जाता है, तो ये किस प्रकार से मतलब किया जा सकता है? आप थोड़ा सा और इसको विस्तार में बताएं। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि गौशाला के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से कम बना रहे। इसके लिए जो हमारे पारंपरिक पशुपालक बंधु हैं वो ज़्यादातर जो बारदाना होता है, बोरे जो रहते हैं उनको भिगा करके खिड़की और दरवाजे पर बांधा करते हैं, या अगर आपकी छत जो है एडबेस्टर सीट या मेटेलिक है तो उसके ऊपर अपन पुआल या घास डलवा सकते हैं ताकि जो आपकी छत है अधिक गर्म ना हो। इसके साथ ही साथ हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो पालतू पशु हैं उनके जो रहने का स्थान है वो मक्खी मच्छर से दूषित ना हो, साफ सुथरा रहे और सुबह शाम हम गौमूत्र और गोबर की निकासी का प्रयास करें। इसके साथ ही साथ पीने का पर्याप्त पानी हम अपने पालतू पशुओं को दें और कोशिश करें कि उनको पर्याप्त पानी, ठंडा पानी, हम साफ सुथरा पानी उनको पीने का दे सके ताकि हमारे पालतू पशुओं में डिहाइड्रेशन ना हो, उनके पानी की कमी ना हो उनके शरीर में। और अगर पानी अच्छा होगा, हरा चारा और संतुलित आहार अगर हम अपने पालतू पशुओं को देते हैं तो हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे और हमारे लिए अधिक उपयोगी रहेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि मैम ने बताया, कनीराम जी हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो आपने किस प्रकार से की हुई है?
पानी की सेफ्टी टैंक बना रखा सर, उसमें अपन ने चूना भी डालते हैं और 5-6 बार दान पिलाते हैं पानी को भी। मतलब 5-6 बार जैसा कि आपने बताया, तो आप उनको दिन में 4 से 5 बार आप 5 उनको बार पानी पिलाते पानी हैं। की पिलाने की हाँ, कोशिश करते हैं आप उनको। मैम कनीराम जी कह रहे थे कि हमने उससे चूना भी मिलाया जी, हुआ है, जी। तो ये मतलब क्या चूना पानी में मिला दिया गया है या किस प्रकार से उसकी जी, व्यवस्था की हुई है? इसमें जो वैज्ञानिक पद्धति है, ये बहुत हमारी पारंपरिक ज्ञान है कि जो भी पीने का पानी का हौज है, जो टंकी हम अपने पालतू पशुओं को जिसमें हम पानी देते हैं, उसके अगर अंदर तली में अगर हम चूना पोत देते हैं, जो बड़े आसानी से हमारे घरों में उपलब्ध है, हमारे गाँव में उपलब्ध है, तो ये चूना दो तरह से, एक तो पशुओं को जो टंकी में काई है उससे बचाता है, साथ ही साथ मोर और लेस ये कैल्शियम की पूर्ति भी हमारे पशुओं को करता है। तो ये बहुत अच्छा हमारा पारंपरिक ज्ञान है, जिसमें हम अपने पालतू पशुओं के पीने की पानी का जो टंकी होता है उसको हम चूने से पोतते हैं, और हम कोशिश करें कि इसको लगातार 2 महीने 3 महीने में हम पोतते रहें, ताकि वो जो चूने का प्रभाव है हमारे पालतू पशुओं के लिए वो बना रहे। जी दर्शकों, जैसा कि मैम ने बताया कि चूने का जो प्रभाव है वो 2 से 3 महीने के बाद आप उसको दोबारा से टैंक के अंदर पोत दीजिए, ताकि उसका प्रभाव लगातार बना रहे और इससे पानी भी शुद्ध बना रहेगा। बिल्कुल कनीराम जी, आपसे और हम जानना चाहेंगे, जैसे गर्मियों का जो मौसम है, खासतौर पर उस समय चारे की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो आमतौर पर कम हो जाती हैं, जैसे हरा चारा कम मिलने लगता है, तो ऐसे में फिर आप क्या व्यवस्था करते हैं? आप तो खुद भी कृषक हैं, आप खेती भी करते हैं, तो वहाँ पे आप उनके लिए अलग से चारा उगा लेते हैं? जी सर, अलग से खेत में चरी भी बोते हैं, मक्का बोते हैं, उनके लिए हरा चारा बना रहे। हरा चारा बना रहे उसकी व्यवस्था करते हैं। मैम हरा चारा जैसे कि कनीराम जी के तो खुद के खेत हैं, वो उगा लेते हैं, और भी हमारे पशुपालक भाई हैं जिनके पास अपनी खुद के खेत हैं, व्यवस्था है। ऐसे पशुपालक भाई जिनके पास जैसे खेत वगैरह हैं, या फिर उस समय उन्होंने चारा नहीं बोया है, तो इसका कोई दूसरा विकल्प निकल के क्या आता है? जैसा कि पालतू पशुओं में गर्मी में एक ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि हम किस तरह से उनको हरा चारा उपलब्ध कराएं। तो पहला तो जो है कि कुछ हमारी फसल ऐसी है पशु चारे की जो गर्मियों के मौसम में रहती है, जैसे नेपियर ग्रास हुआ, चरी चारा हुआ या ज्वार हुआ। इसके साथ ही साथ जो हम हे मेकिंग अपने पशुपालक बंधुओं को सजेस्ट करते हैं, हम साइलेज मेकिंग सिखाते हैं। इसके साथ ही साथ एक नवीन पद्धति आजकल प्रचलन में है, जिसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। जैसे हमारे पशुपालक बंदी ये समझिए, जैसे हम ज्वारे अपने घर में एक कॉर्नर पे बोते हैं, उसी तरह से हाइड्रोपोनिक्स में हम बिना मिट्टी के पशु चारे को अपने घर में उगा सकते हैं। इसमें आपको एक बोरी या एक टोकरी लेनी होती है, जिसमें आप रेत भरकर ज्वार अगर बो देते हैं, मेज अगर बो देते हैं, और उसमें पानी का छिड़काव लगातार करते रहते हैं, तो लगभग 6वें से 7वें दिन में हमारे पशुपालक बंधुओं को अच्छा हाइड्रोपोनिक्स का जो चारा तैयार मिल जाता है। और ये बड़ी सुविधाजनक तरीके से हम अपनी 5 गाय 10 गायों के लिए अपने घर के ही किसी कमरे में आराम से उगा सकते हैं। इसको इस जो टोकरी है उसमें पानी का लगातार छिड़काव करना रहता है, और उसको छांव में रखने से आपको एक बेहतरीन हरे चारे का विकल्प पशुपालकों को उपलब्ध रहेगा। जी पशुपालक भाइयों, जैसे कि एक्सपर्ट मैम ने बताया कि आप हाइड्रोपोनिक्स पद्धति से भी उनके बताए हुए निर्देशानुसार यदि आप घर में ही चारा उगा लेते हैं, तो ये एक बहुत अच्छे विकल्प के रूप में आपको मिल सकता है। इस विकल्प का आप ज़रूर उपयोग कीजिएगा। आइए बात करते हैं कनीराम जी से। कनीराम जी, चारे के अलावा आप अपने पशुओं को और क्या क्या खिलाते हैं? भूसे की बात करें, खली की बात करें। दाना खिलाते, कपिला है, खली है सर, बिनोला है। तो इसका क्या भूसे में मिला के खिलाते हैं भूसे अलग में से? नहीं, भूसे गला देते हैं और मिला के भूसे में खिलाते हैं उसे। जी जी। मैम भूसे की बात निकल आई है, तो नया भूसा भी इस समय काफ़ी आता है, और पशुपालक भाई नया भूसा भी अपने पशुओं को खिलाते हैं। मैम नए भूसा क्या एकदम से दे देना चाहिए, या फिर उसको कुछ ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता होती है? अभी जो नया भूसा एकदम से फसल से निकलता है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट अधिक रहता है, तो ये जो भूसा अगर हम पशुओं को आवश्यकता से अधिक वही नया भूसा देते हैं, तो हमारे पशुओं को अफरा टिम्पैनी होने की चांसेस होते हैं। इसमें हम अपने पशुपालक बंधुओं को ये सिखाते हैं, ये समझाइश देते हैं कि इस तरह का जो नया पुआल, नया भूसा है, उसको थोड़ा यूरिया उपचारित कर ले, या तो उसको थोड़ा भिगा कर रखने के बाद आप अपने दुधारू पशुओं को देंगे, तो वो पचने में भी सहायक होगा, और हमारे पालतू पशुओं को जो नए भूसे के ऑक्सिलेट है उसके दुष्प्रभाव से भी आप अपने पशुओं को बचा सकेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन
जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। जी कन्नीराम जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जैसे गर्मियों का मौसम है और हमारे पशु जो रहते हैं उनके छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, नवजात बच्चे भी रहते हैं। गर्मी का प्रकोप अपेक्षाकृत छोटे बच्चों के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। तो ऐसे मौसम में यदि मान लीजिए उनको लू लग जाती है, तो आप उसमें फिर क्या सावधानियां बरतते हैं? किस प्रकार से आप उनका घरेलू इलाज करने की कोशिश करते हैं? घरेलू उपचार ये सब उनको फट्टे से ढांकते हैं, ठंडक करते हैं, गुड़ का उपचार भी करते हैं उनके लिए। जैसा कि मैम कन्नीराम जी बता रहे हैं कि फट्टे से ढाक देते हैं और गुड़ का उपचार भी करते हैं। बात हो रही है यहाँ पे नवजात शिशुओं की, तो मैम इनके लिए विशेष तौर पे हमें जो फर्स्ट एड जैसे हम कहेंगे, प्राथमिक चिकित्सा, तो मैम वो क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारे नवजात बछड़ा बछड़ियों को अगर धूप का प्रकोप है, उनको सनस्ट्रोक है, तो सबसे पहले हम कोशिश करें कि उनको पीने का पानी ठंडा उपलब्ध कराएं। हो सके तो उनको नहला दें। और जो माँ का जो कोलेस्ट्रॉम वाला दूध है वो पिलाना बहुत ज़रूरी है। नवजात बछड़ों को हम कोशिश करते हैं कि विटामिन A, D, E इस मौसम में ज़रूर पिलाएं, ताकि हमारे नवजात बछड़ों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और हमारे जो नवजात बछड़े हैं उनको प्राकृतिक नेचुरल तरीके से अपनी माता के साथ रहने दें। और जो हमारे रहने का गौठान का तापमान अगर नियंत्रित रहता है और हमारा जो बछड़ा है वो अपनी माँ के साथ रहता है और नेचुरल पद्धति से अगर हम उसकी रियरिंग कर रहे हैं, तो मोर और लेस ये उसके लिए ज़्यादा उपयोगी है। जब मैम जैसे गर्मियां हैं, गर्मियों में विशेष तौर पर काले पशु जैसे कि मैम बफेलोस हैं, भैंस हैं, इनके ऊपर क्या प्रकोप की ज़्यादा असर आता है? जी निश्चित ही, नेचुरली हम देखते हैं कि जो काला रंग होता है वो अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। तो जो बफेलोज होती हैं, भैंसें होती हैं, उनमें गर्मी का प्रकोप प्राकृतिक तरीके से अधिक होता है। और जैसे कि आप आदत देखेंगे कि भैंसें खुद ही गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि उनके शरीर में बाल अपेक्षाकृत कम होते हैं और उनकी जो श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं वो भी कम होती हैं। इसलिए इस मौसम में बफेलोज ठंडी जगह, दलदल वाली जगह, कीचड़ वाली जगह, पानी वाली जगह में रहना अधिक पसंद करती हैं और इस तरह से वो अपने तापमान को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं ताकि उनके शरीर का तापमान का नियंत्रण बना रहे। जी जैसा कि मैम ने बताया कि या तो पानी वाले या फिर कीचड़ वाले स्थान पे वे खुद ही जाने की कोशिश करती है, तो उनको जाने देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। वहीं मैम हम चारे की बात करें, पौष्टिक चारे की बात करें, गर्मियों में वैसे भी चारा कम हो जाता है, तो पौष्टिक चारा मतलब किस प्रकार से हम उनको मिला के दें ताकि हमारे पशु स्वस्थ रहें? हमारा जो पशुधन है वो इस बात पर निर्धारित करता है उसका उत्पादन कि आप कितना संतुलित आहार, कितने विटामिन मिनरल्स उसको अपेक्षाकृत दे रहे हैं। इस मौसम में हमारे पशुपालक बंधु कोशिश करें कि उनको हरा चारा, सूखा चारा दोनों मिले। साथ ही साथ हम जो खली चूनी देते हैं, जैसे कि हम तकरीबन 1 लीटर पर 250 ग्राम जो दाना देते हैं अपने पशुओं को, वो उनको देना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ विटामिन और मिनरल और स्पेशली जो सॉल्ट है इस मौसम में दिया जाना बहुत ज़रूरी है। हमारे पशुओं का जो विटामिन मिनरल का बैलेंस है, संतुलित आहार है, वो अगर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा, सही संतुलित अनुपात में उपलब्ध रहेगा, तो हमारे पशुओं का स्वास्थ्य बना रहेगा। जी मैम, अभी आपने बातचीत के दौरान बताया कि सॉल्ट यानी कि नमक भी उनको देना चाहिए। नमक की मात्रा की यदि हम बात करें तो ये कितनी मात्रा में देना चाहिए? और कई बार तो हमने देखा है मैम, सॉल्ट का एक ऐसा ढेला, नमक का ढेला भी पशुओं को दिया जाता है। एक सॉल्ट ब्लॉक्स आते हैं मार्केट में और पशु अपनी आवश्यकता के अनुसार उनको चाट लेते हैं
और उनके आवश्यकता जितना लगता है उस हिसाब से वो पशु स्वयं ही उपयोग करते हैं। तो बाजार में ये बहुत सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जो गड़ी वाला नमक हमारे पशुपालक बंधु पहले से पारंपरिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो इस मौसम में हमको अपने पशुओं के खाने में नमक का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये गड़ी वाला नमक है जैसे कि कहा जाता है, तो पशुपालक वह गड़ी वाला नमक जैसा कि मैम ने बताया, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बाजार में आसानी से सुलभ हो जाता है, मिल जाता है। कनीराम जी, बात हो रही है चारे की, तो आपके पास खेत भी हैं, वहाँ पे आप उगाते भी हैं, तो उनको स्टोरेज करके रखते हैं, उनको किस प्रकार से व्यवस्था करके रखते हैं ताकि पूरे गर्मियों में आपको वो आपके पशुओं के लिए उपलब्ध हो सकें? किस प्रकार से आप व्यवस्था करी हुई है आपने? व्यवस्था ऐसे काट के उसको इकट्ठा कर लेते हैं और धीरे धीरे देते रहते हैं। मैम, जैसा कि कनीराम जी बोल रहे हैं कि भाई हम तो काट के उनको स्टोर कर लेते हैं, वहीं हाइड्रोपोनिक्स की तो आपने बात बताई थी। यदि हम साइलेज की भी बात करें तो ये काट करके जो साइलेज की जो मेकिंग जो होती है, जो पद्धति रहती है, ये किस प्रकार से होती रहती है और ये कितनी यूजफुल है? जी, जैसा आम होता है, हम एक बार आम होने की फसल होने पर उसको अचार बनाकर साल भर अपने लिए रखते हैं। उसी तरह से जो चारा फसलें होती हैं, ज्वार, नेपियर ग्रास या दूसरी ज्वार, चरी चारा, इसको अगर हम सिंपल तरीके से सिर्फ काट कर, जैसा कि अभी कनीराम जी कह रहे थे, अगर इसको सिर्फ सुखा कर रख लेते हैं तो वो आपका हे मेकिंग कहलाता है, उसको आप अपने पशुओं को दे सकते हैं हे। इसके अलावा जो साइलेज होता है, साइलेज में हम चाहते हैं कि अलग से कुछ और सप्लीमेंट उसमें, चाहे विटामिन सप्लीमेंट हुआ या ऑक्जेलेट हुआ या फिश मील हुआ, इस तरह से कुछ और सप्लीमेंट्स मिलाकर हम अपने पशुओं के लिए साइलेज भी तैयार करते हैं। और जो तीसरी पद्धति है हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स में नेपियर ग्रास या ज्वार, मक्का बहुत अच्छा तरीके से उपयोगी एक चारा उपलब्ध हो सकता है। और जो मक्के की फसल रहती है उसमें आप कटिंग भी ले सकते हैं, मल्टीपल कटिंग आप हाइड्रोपोनिक्स में भी ले सकते हैं। एक बार आप उसको बोने के बाद 2 कटिंग 3 कटिंग हाइड्रोपोनिक्स से अपने पशुओं के लिए ले सकते हैं। जी, कनीराम जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया था कि पीने का पानी आप 3 से 4 बार आप उनको पिलाते हैं, ये पानी मतलब कैसा रहता है? मतलब ठंडा रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है? किस प्रकार का पानी आप उनको देते हैं? ठंडा ही देते हैं सर। मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा या नॉर्मल, किस प्रकार का नॉर्मल रहता है? नॉर्मल ठंडा पानी। कितनी बार? 3 से 4 बार आप उनको पिलाते हैं। अच्छा, वहीं छोटे जो नवजात बच्चे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था करी हुई है? उनके लिए सब बाहर बांध देते हैं छाई में, जैसे अंदर है सपा में पकड़ कर फिर भीतर बांध देते हैं। मैम, जो बड़े पशु हैं, दुधारू पशु हैं, बाहर बांधने के यदि हम समय की बात करें, जैसे कनीराम जी बता रहे बाहर बांध देते हैं, तो क्या बाहर बांधने के अगर हम समय की बात करें तो खासकर ग्रीष्म ऋतु में जबकि लू भी चलती है, तो कौन कौन से समय हमें उनको बाहर बांधना चाहिए और फिर किस समय हमें उनको शेड के अंदर ले आना चाहिए? जैसे हम अपने लिए तेज धूप का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से पालतू पशुओं को भी जब धूप तेज हो जाती है, जैसे सुबह 9 बजे 10 बजे के बाद अपने पालतू पशुओं को घर के अंदर या गौठान गौशाला में ले आए। उसी तरह से जब तक शाम को जो उतरती धूप का प्रकोप हमारा कम हो जाता है, 6 बजे के बाद आप अपने पालतू पशुओं को बाहर रख सकते हैं। और बाहर घुमाया जाना, बाहर बांधना भी जरूरी है। लगातार गौशाला के अंदर रखने पर हमारे पशु बीमार हो सकते हैं। इस तरह से उनको बाहर रखना और कब बाहर चरने के लिए छोड़ना है, हमको उनको तेज धूप में बिल्कुल बाहर नहीं छोड़ना है। और अपने गौठान गौशाला के अंदर तापमान का ध्यान रखना है, ठंडे पीने का पानी का ध्यान रखना है, गौमूत्र की निकासी का ध्यान रखना है। इस तरह से हम अपने पालतू पशुओं की बेहतर देखभाल करें और इस तरह से इस गर्मी के मौसम में हम अपने पालतू पशुओं की अधिक देखभाल करेंगे तो हमारे पशु स्वस्थ रह सकेंगे। और वहीं यदि हम उनके स्नान की यानी कि नहलाने की भी यदि बात करें तो जब मौसम ठंडा हो उस समय हमें उनको नहलाना चाहिए। इसमें एक चीज और है कि जो हमारे नवजात बछड़ा बछड़ी, उनको तेज धूप में एकदम से नहलाने से हमारे किसान बंधुओं को बचना चाहिए, क्योंकि उस समय जो है तापमान अधिक रहता है, धूप अधिक रहती है, तो लू लगने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। अगर आप अपने पालतू पशुओं को नहलाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सूर्य अस्त के बाद ही नहलाएं, शाम को नहला लें या सुबह अधिक पहले के समय में उसको नहला सकते हैं। मैम, नहलाने से तो चलिए पशुओं तो सुबह और शाम करें, वहीं यदि हम गौशाला को ठंडा रखने की बात करें तो उसमें और क्या क्या प्रबंध किए जा सकते हैं? इसमें सबसे पहले तो जो सीधी धूप है, जो लू लपट आना है, उसको हम रोकने के लिए जैसे मैंने कहा कि हम बारदाना या बोरे बांध सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमारे जो पशुपालक बंधु हैं वो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो कुछ लोग कूलर की व्यवस्था भी अपनी गौशाला में करते हैं, क्योंकि जो हॉल्स्टीन फ्रीजियन और जो हमारे क्रॉस ब्रीड देसी पशु हैं उनके साथ
साथ तापमान की अधिक दिक्कत होती है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे कमर्शलाइज्ड पशुपालक बंधु हैं वो कूलिंग का इफेक्ट कर सकते हैं, कूलर लगा सकते हैं, पंखे लगा सकते हैं। साथ ही साथ स्प्रिंकलर्स आजकल हमारे लिए बहुत कॉमन है। जिस तरह से हम अपने फसलों में स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हमारी गौशालाओं में भी हम स्प्रिंकलिंग या पानी का छिड़काव की व्यवस्था कर सकते हैं। जी, जैसा कि मैम आपने बताया कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कूलर भी लगा सकते हैं ताकि जी। टेम्परेचर मेंटेन रहे। जी। मैम, टेम्परेचर के मेंटेन रहने से इनके मिल्क प्रोडक्शन पे कितना असर आएगा? जी बिल्कुल, हीट स्ट्रोक जो रहता है ये सबसे पहले हमारे पालतू पशुओं को बेचैन कर देता है। उनके शारीरिक जो तापमान है, उनका जो फिजियोलॉजी है उसको चेंज कर देगा। पशु अगर हमारा बेचैन हो जाता है, उसकी स्वास्थ्य, डाइजेशन, उसका श्वसन, ये सब प्रभावित होने से उसके, क्योंकि बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है, और जैसे ही बॉडी स्ट्रेस में आती है, हमारा पालतू पशु परेशान होता है, तो सबसे पहले उसका असर उसकी दूध उत्पादन क्षमता पर पड़ता है। और इसी मौसम में आप देखेंगे कि जरा भी हमारे पशुओं के खान पान में परिवर्तन होता है, या शादी ब्याह के मौसम में हमने उनको अगर बचा हुआ खाना अधिक खिला दिया, हमारे पशु को अफरा हो गया, उसका डाइजेशन गड़बड़ हो गया, तो हमारे पालतू पशुओं का सबसे पहले दूध उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। जी बिल्कुल। कन्नीराम जी, टीकाकरण की यदि हम बात करें तो आप पशुपालक हैं, काफ़ी समय से पशुपालन भी कर रहे हैं, जागरूक किसान हैं आप। टीकाकरण का आप किस प्रकार से व्यवस्था करते हैं और क्या क्या आपने टीकाकरण के लिए अब तैयारियां कर ली हैं? टीकाकरण मैडम हर महीने देते हैं हम टीकाकरण। जैसे किलोनी कीड़े लग जाते हैं, हर महीने लगवाते हैं उनको टीकाकरण। मैम, क्या क्या अंतराल रहते हैं इनके टीकों के? मतलब जैसे यदि हम बड़े पशुओं की बात करें तो उनके लिए क्या रहेंगे, और छोटे पशुओं की बात करें तो उनके लिए क्या रहेंगे? जो HSBQ और FMD का टीका, जो खुरपका मुंहपका का टीका है, वो वर्ष में एक बार लगाया जाता है, और उसका जो फॉलोअप लेते हैं वो फिर हम, जैसे FMD रोग के लिए 6 महीना है, 6 महीने में हम इसका दूसरा डोज लगाते हैं। तो HSBQ और FMD हर जो प्रतिबंधात्मक टीके हैं उसका जब आप अपने पशुपालक बंधु से या पशु चिकित्सक से संपर्क करके टीकाकरण लगवाते हैं, तो आपको उसका अगला डोज कब लगाया जाना है ये आपको हमारे पशु चिकित्सक महोदय से संपर्क करके प्राप्त होगा। मैम, आज का जो हमारा जो युवा है, युवा पढ़ लिखने के बाद खेती किसानी की ओर भी बढ़ रहा है, पशुपालन की तरफ भी बढ़ रहा है। यदि युवा आना चाहते हैं इसमें, तो उनको किस प्रकार के प्रशिक्षण लेने चाहिए? जी, सबसे पहले जो एक प्राथमिक हमारा उपचार का कार्य करता है गौ सेवक। गौ सेवक हमारे यहाँ 8वीं कक्षा उत्तीर्ण के बाद प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग शैक्षणिक स्तर के हिसाब से हमारे जो बंधु हैं वो पशुपालन क्षेत्र में आ सकते हैं। कन्नीराम जी, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे, हमारा जो युवा है पढ़ने लिखने के बाद वो खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी करना चाह रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? खासतौर पर युवा जब स्टार्ट करना चाह रहा है, शुरू करना चाह रहा है, तो उसको किस प्रकार से शुरुआत करनी चाहिए? आपका तजुर्बा क्या रहेगा इसमें? इसमें ये रहेगा सर, छोटे स्तर से करना चाहिए। 1-2 जानवर ले लिए और अच्छे पशुपालन की सलाह ले, उनके पास बैठे, जान के विचार करें। तो ये उनको कितना समय एक बड़े पशुपालक के पास में बिताना चाहिए जो एक लंबे समय से पशुपालन कर रहा है? कम से कम 5-7-8 महीना तो बिताना चाहिए। 5-7-8 महीने। नए पशुपालक भाइयों को कन्नीराम जी का संदेश ये है कि 5-7 महीने कम से कम पुराने पशुपालक भाई के साथ बिताएं ताकि उनको एक अच्छा नॉलेज हो सकेगा। मैम, एक बार हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो नए पशुपालक भाई हैं जो इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, जैसा कि कन्नीराम जी बता रहे हैं कि कम स्तर से शुरुआत करें, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारी दृष्टि क्लियर होना चाहिए कि क्या हम पशु जो पाल रहे हैं वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए है या कमर्शियल उपयोग के लिए है। अगर हम कमर्शलाइज्ड डेयरी फार्मिंग, कमर्शलाइज्ड गोट्री फार्मिंग की तरफ जाते हैं, तो जब तक हम अपनी लागत और उसके होने वाले फायदे का आकलन ना करें, हम अपने बाजार की व्यवस्था ना देखें कि मेरे घर से बाजार कितनी दूर है या जो मेरे पशु उत्पाद है उसका उपभोक्ता कहाँ उपलब्ध है, उनकी बाजार की कीमत कितनी उपलब्ध है, मुझे अपने पशुधन पर लागत कितनी पड़ रही है, इन सब चीज़ों का आकलन किया जाना बहुत ज़रूरी है। मार्केट रेट और कैसे हम अपना पशु उत्पाद बांटेंगे, इसकी पर्याप्त जानकारी होना, और किस तरह के पशुधन हम पाल रहे हैं,
कौन सी ब्रीड का हम पशु ले रहे हैं, क्या हम गाय पालना चाह रहे हैं या हम भैंस पालना चाह रहे हैं, उस गायों में भी किस तरह की गाय, क्या एक गिर, साहिवाल, थारपार कर लेना चाह रहे हैं, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा प्रोजेक्ट, हमारी दृष्टि, हमारा उद्देश्य क्या है। क्या हम पशुओं को जैविक दूध उपलब्ध कराना चाह रहे हैं या अधिक से अधिक स्वयं फायदा लेना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, तो युवाओं को चाहिए कि वो पूरी की पूरी जानकारी लेकर ही नए सिरे से अपने बिजनेस का सेटअप, पशुपालन की शुरुआत करें। मैम, लास्ट में चलते चलते बस संक्षेप में हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे पशुपालक भाई एक जनरल देखभाल की यदि हम बात करें तो उसके बारे में, और विशेषतर ग्रीष्म काल की यदि हम बात कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार से इनको देखभाल करनी चाहिए, ये बिल्कुल आप संक्षेप में आप हमारे पशुपालक भाई हमारे पशुपालक बंधुओं से ये अपील है कि अपने पशुओं के खान पान का ध्यान रखें और उनको सीधी धूप से बचाएं। अधिक से अधिक उनके पीने के पानी के लिए स्वच्छ और शुद्ध ठंडा पानी उपलब्ध कराएं। अपने पशुओं का अधिक से अधिक ध्यान रखें, विटामिन, मिनरल्स और साथ ही साथ में सॉल्ट्स का ध्यान रखें। अपने गौशाला में मक्खी मच्छरों से अपने पशुओं को बचाएं और इस मौसम में अगर पशु स्वस्थ रहेंगे तो आपको अधिक से अधिक उत्पादन दे सकें। जी बिल्कुल, कनीराम जी आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे चलते चलते बिल्कुल संक्षेप में कि हमारे पशुपालक भाइयों को आप क्या टिप्स देंगे ताकि उनके पशु स्वस्थ रहें। यही टिप दूंगा, सब साफ सफाई ध्यान दें, समय समय पे दवा का उपचार करें, मक्खी मच्छरों के लिए साफ सफाई रखें। और जी बिल्कुल, तो मैम आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे स्टूडियो में आए, पधारे और आपने हमारे पशुपालक भाइयों को, कृषक भाइयों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ कनीराम जी, हम आपका भी बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने भी अपनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे पशुपालक कृषक भाइयों के साथ साझा करी। तो दोस्तों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का यह अंक यहीं तक था। हम आपसे फिर मिलेंगे कृषि संबंधी, पशुपालन संबंधी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।